मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम थर्ड ईयर के वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं और इस थर्ड ईयर के जो वीडियो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जो वीडियो है इसमें हम बॉटनी का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है नामकरण पद्धति में पहला बैंथम और होकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, कुछ पद्धतियां चलाई थी हमने लास्ट वीडियो में, उसमें हमने कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति देखी थी, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति देखी थी और एक जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति देखी थी। यहां पर इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बैंथम और होकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति से। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैंथम और होकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। तो बैंथम और होकर ने यह वर्गीकरण पद्धति सन 1862-63 में प्रतिपादित की है। कब दी है? 1862 और 63 में। ठीक है, इस समय ये इंग्लैंड के एक बॉटनिकल गार्डन में काम कर रहे थे जिसका नाम था रॉयल बॉटनिकल गार्डन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन से दो गार्डन हैं। ठीक है, एक स्कॉटलैंड में है, एक क्यू शहर में है। तो ये कहां काम कर रहे थे? क्यू शहर में। अर्थात बैंथम और होकर उस समय रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में क्या कर रहे थे? अन्वेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अन्वेषण। अन्वेषण मतलब अनुसंधान कर रहे थे पादपों के ऊपर। ठीक है, क्या कर रहे थे? अन्वेषण कर रहे थे और अनुसंधान कर रहे थे। और इसी अन्वेषण एवं अनुसंधान को उन्होंने अपनी एक पुस्तक, उनके एक विशेष रूप की एक पुस्तक है जिसे जेनेरा प्लांटेरम कहा गया था। वैसे जो स्पीसीज जो प्लांटेरम है उनमें भी इसका वर्गीकरण आता है, लेकिन इनकी जो मुख्य पुस्तक थी उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। तो उन्होंने अपने अन्वेषण को एक पुस्तक में प्रकाशित किया। क्या किया? इस पुस्तक में उन्होंने अपने अन्वेषण या जो अनुसंधान थे उनका इन्होंने क्या किया? प्रकाशन। किस पुस्तक में किया? जेनेरा प्लांटेरम में। ठीक है, प्रकाशन के बाद इस पुस्तक के आधार पर उन्होंने जो अनुसंधान किया था या इस पुस्तक में जिस अनुसंधान का प्रकाशन किया था उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण की जिस प्रणाली का प्रतिपादन किया उसका नाम था प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। उस प्रणाली का या उस पद्धति का नाम क्या था? प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। और ये जो प्रणाली थी यह मुख्य रूप से पादप के किन लक्षणों पर आधारित है? प्राकृतिक लक्षणों पर। लेकिन जब हम बैंथम होकर की जो पद्धति है उसके जब दोष पढ़ेंगे तो हम यह वहां उस समय पढ़ेंगे कि इसमें कुछ कृत्रिम लक्षणों का क्या किया गया था? समावेश भी किया गया था। लेकिन यह पद्धति मुख्य रूप से किस पर आधारित है? प्राकृतिक लक्षणों के ऊपर आधारित है। और इस वर्गीकरण पद्धति में इन्होंने जिन जिन लक्षणों का प्रयोग किया था उससे पहले, इस वर्गीकरण पद्धति से पहले ही दो वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था डी जस्यू एवं डी कैंडोल। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने बैंथम और होकर से पहले ही प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली का क्या किया था? प्रतिपादन किया था एक तरह से। लेकिन जो मुख्य प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली है वो किसके द्वारा दी गई है? बैंथम और होकर के द्वारा। तो यह माना जाता है कि बैंथम और होकर की जो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली है उस प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली का आधार कौन सी प्रणाली थी? डी जस्यू और डी कैंडोल के द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है, तो वर्गीकरण प्रणाली का आधार किसे बताया गया था? डी जस्यू और डी कैंडोल के द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणालियों। ठीक है, ये थी प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किसकी? बैंथम और होकर की। ये था इसका इंट्रोडक्शन। दोबारा देखिए, कब दी गई? सन 1862 में और 63 में। किसके द्वारा दी गई? बैंथम और होकर के द्वारा। बैंथम और होकर उस समय रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों में क्या कर रहे थे? अन्वेषण कर रहे थे पादपों का या अनुसंधान कर रहे थे। और अन्वेषण और अनुसंधान को उन्होंने एक पुस्तक में प्रकाशित किया, जेनेरा प्लांटेरम। और उसी प्रकाशन के आधार पर उन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली का क्या किया? प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया?
प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली का। यह प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली पौधे के प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर पौधों को क्या करती है, वर्गीकृत करती है। किंतु यह माना जाता है कि इस वर्गीकरण प्रणाली का आधार क्या है, इस वर्गीकरण प्रणाली का आधार है डी जशु और डी कैंडोल द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली। मतलब इन्होंने भी पौधे के प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर ही पौधे के क्या किया था, वर्गीकरण का प्रयास किया था। लेकिन वर्गीकरण का सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया, बेंथम और हुकर के द्वारा। ठीक है, तो आधार इन्होंने किसको बनाया था, डी जशु और डी कैंडोल की प्रणाली को। इस आधार पर इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली का क्या किया, प्रतिपादन किया। और इस वर्गीकरण प्रणाली में इन्होंने लगभग 202 जाति के पुष्पी पादपों का अध्ययन किया। कितने पुष्पीय पादपों का अध्ययन किया, लगभग 202 जाति नहीं, कुल लगभग 202 कुलों के पुष्पीय पादपों का क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया। और उसी आधार पर इन्होंने पुष्पीय पादपों को, जो फ्लावरिंग प्लांट है या जो पुष्पीय पादप हैं, उनको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इनके अनुसार 3 कौन कौन से भाग हैं, 3 कौन कौन से वर्ग हैं, तो इनको अनुसार जो पहला वर्ग है वह वर्ग कहलाता है द्विबीजपत्री। पहले का नाम क्या है, द्विबीजपत्री। दूसरा वर्ग जो प्रचलन में था वो था एक बीजपत्री। और इन दोनों के बीच में बेंथम और हुकर ने किसको रखा था, जिम्नोस्पर्म को, मतलब अनावर्त बीजी पौधों को। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों को वर्गीकृत करने के फलस्वरूप बेंथम और हुकर 3 प्रकार के वर्ग बना देते हैं पुष्पीय पादपों के, एक द्विबीजपत्री, दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा एक बीजपत्री। ये द्विबीजपत्री के लगभग 25 गणों का, 25 क्या गण मतलब ऑर्डर का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और उसकी कितनी श्रेणियां बनाते हैं, 8 श्रेणियां। मतलब यह पादपों के 25 गण और 8 श्रेणियों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म पादप है ना, उनके 3 कुलों का वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, बेंथम और हुकर के द्वारा। जबकि एक बीजपत्री पादपों की 7 श्रेणियों का, कितनी श्रेणी, 7 श्रेणियों का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया, बेंथम और हुकर के द्वारा। तो बेंथम और हुकर ने 25 गण और 8 श्रेणियां किसके लिए बताई, द्विबीजपत्री पौधों के लिए। 3 कुल किसके बताए, जिम्नोस्पर्म पौधों के। जबकि 7 श्रेणियां किसकी बताई, एक बीजपत्री पौधों की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने द्विबीजपत्री पौधों का भी 3 भागों में क्या किया, वर्गीकरण किया। पहला कौन सा था, बता चुका हूं आपको पहले, पॉलीपेटली। दूसरा गैमोपेटली और तीसरा मोनोक्लिमाइडी। ठीक है, ये दोनों प्राकृतिक समूह थे पादप वर्गीकरण के। लेकिन ये जो मोनोक्लिमाइडी इसने प्रयोग किया था, ये क्या था, इसका कृत्रिम समूह था, जिसकी वजह से इसे आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। ये भी हम इसके दोषों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, द्विबीजपत्री को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। किस किस में, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। और इन्होंने लगभग 97,205 जातियां बताई, किसकी, पॉलीपेटली की। बेंथम हुकर कहते हैं कि प्रकृति में पॉलीपेटली की लगभग कितनी जातियां उपस्थित हैं, 97,205। ठीक है, ये है बेंथम और हुकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति या प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है, समझ में आया। इसमें 2 चीजें और पढ़नी है, इसके गुण क्या क्या थे और इसके दोष क्या क्या थे। ठीक, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं वर्गीकरण प्रणाली क्या थी बेंथम और हुकर की। 62 में दी गई। कहां काम करते थे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कहां पर है, इंग्लैंड के क्यू शहर में। क्या कर रहे थे, पादपों का अन्वेषण। उस अन्वेषण का प्रकाशन किसमें किया, उस अन्वेषण का प्रकाशन किया इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम में। कहां प्रकाशन किया, जेनेरा प्लांटेरम में।
ठीक है। ये जो जनरेला प्लांटलम थी, इसमें किस विधि का प्रयोग किया गया, किस प्रणाली का प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्रणाली का प्रयोग किया गया था प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का। यहां से आई है ये प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, जो किस पर आधारित थी? डी जस्यू और डी कैंडोल के वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है। इसके अलावा बैंथम और हुकर पादपों के 202 कुलों के पुष्पीय पादपों को क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। और ये मुख्य रूप से पुष्पीय पादपों को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। एक द्विबीजपत्री, एक जिम्नोस्पर्म और एक एकबीजपत्री। किनको बांट रही है? पुष्पीय पादपों को। द्विबीजपत्री के 25 गण और 8 श्रेणियां बनाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के 3 कुल बताते हैं और एकबीजपत्री की 7 श्रेणियों का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। उसके बाद ये द्विबीजपत्री को 3 भागों में और बांटते हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइड। ये जो मोनोक्लेमाइड था, ये कृत्रिम समूह था, जिसकी वजह से इनको आलोचना का सामना करना पड़ा था। और ये जो पॉलीपेटली है, इसकी इन्होंने लगभग कितनी जातियां बता दी? 97,205। समझ में आ गई? चलिए, तो ये था बैंथम और हुकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। उसके बाद हम देखते हैं बैंथम और हुकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के गुण, मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, यह वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? डी जस्यू और डी कैंडोल की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, जो उस समय की सबसे ज्यादा क्या है? प्रमाणिक पद्धति। इस कारण यह पद्धति भी क्या है? एक प्रकार से प्रमाणिक है। ठीक है। जो बैंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति है, यह पद्धति डी जस्यू एवं डी कैंडोल के वर्गीकरण के आधारित है। किस पर आधारित है? डी जस्यू एवं डी कैंडोल के वर्गीकरण पर आधारित है। और यह वर्गीकरण उस समय का सबसे प्रमाणिक वर्गीकरण था। इस कारण बैंथम एवं हुकर की पद्धति को भी क्या माना गया? प्रमाणिक माना गया। ये क्या है? इसका पहला गुण है। ठीक है। उसके बाद बैंथम और हुकर जो थे, उन्होंने पादपों का जो वर्गीकरण था, वह पादपों का वर्गीकरण कैसे किया? गहन अध्ययन के बाद। मतलब इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा अध्ययन किया। और बहुत ज्यादा जब इन्होंने अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के आधार पर ही इन्होंने जेनेरा प्लांटरम में उसका क्या किया था? प्रकाशन किया था। चूंकि हम यहां पर ये देख रहे हैं कि पादप वर्गीकरण का बैंथम और हुकर के द्वारा क्या किया गया था? गहन अध्ययन। और जब किसी चीज का गहन अध्ययन किया जाता है, तो वो चीज क्या होती है? वह चीज प्रमाणिक हो जाती है। ठीक है। तो ये था इसका दूसरा गुण, कि उन्होंने जितने भी पादपों का वर्गीकरण किया था, वो किस आधार पर किया था? गहन अध्ययन के आधार पर। समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट बात, डी जस्यू और डी कैंडोल जो थे, उन्होंने पादपों का वर्गीकरण प्रारंभ किया किसके साथ है? मोनोकोट के साथ। किसके साथ प्रारंभ किया? मोनोकोट के साथ। और फिर बाद में किसका वर्गीकरण किया था? डाइकोट का। इधर बैंथम होकर क्या करते हैं? पहले मोनोकोट को रखते हैं, डाइकोट को पहले डाइकोट को रखता है, फिर जिम्नोस्पर्म को रखता है, फिर मोनोकोट को रखता है। तो एक तरह से कहा जाए कि मोनोकोट एवं डाइकोट का प्रयोग डी जस्यू के द्वारा और डी कैंडोल के द्वारा भी किया गया। और बैंथम और हुकर ने भी सेम वही चीज यूज की, बस इन्होंने क्या कर दिया? डाइकोट को पहले रख दिया और मोनोकोट को बाद में रखा। लेकिन एक तरह से इन्होंने मोनोकोट एवं डाइकोट शब्दों का प्रयोग किया, उस समय द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री का प्रयोग किया। और आज भी हम मोनोकोट और डाइकोट को एंजियोस्पर्म पादप में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जो ये एक क्या है? इसका सबसे बड़ा गुण है। ठीक है। तो डाइकोट और मोनोकोट का जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण बैंथम और हुकर के द्वारा किया गया, जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का क्या है? एक गुण है। ठीक है। नेक्स्ट, आज जितने भी हर्बेरिया बने हुए हैं विश्व में या भारत में, वो सारे के सारे किस पर आधारित हैं? इसी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। जितने भी बने हुए हैं, जितने भी हर्बेरिया बने हुए हैं या जितने भी वानस्पतिक उद्यान बने हुए हैं, वो क्या है? वो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। अगर ये इस पर आधारित है, इसका मतलब इस पद्धति सही थी उस समय, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या है? मान्य पद्धति थी उस समय की। ये भी इसका क्या है? एक गुण है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म पौधे थे, उन जिम्नोस्पर्म पौधे के लिए अलग से क्या बना दिया? एक विभाग बना दिया। मतलब डाइकोट और मोनोकोट के बीच में किसको रखा? जिम्नोस्पर्म को। तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म पादपों का एक अलग ही विभाग बना दिया। और उस समय इस जिम्नोस्पर्म पादपों का अलग विभाग बनाना एक बहुत बड़ी
बात होती थी, बहुत बड़ी बात थी उस समय के वैज्ञानिकों के लिए कि जिम्नोस्पर्म अलग ही पादप बना दिए गए। तो ये भी क्या था, एक इसका गुण था। ठीक है, तो गुणों में क्या क्या हुआ, पहला डीजस्यु और डिकेंडोल के वर्गीकरण पर आधारित है और इस प्रणाली को उस समय प्रामाणिक माना जाता था, इसलिए बेंथम और हुकर को प्रणाली को भी क्या माना गया, प्रामाणिक माना गया, पहला गुण। दूसरा गुण, इसमें पादप का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, गहन अध्ययन के आधार पर। गहन अध्ययन के बाद ही फिर जेनेटर प्लांटर में उनका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। चूंकि यहां पर पादपों का वर्गीकरण गहन अध्ययन के आधार पर किया गया है, इस कारण यह वर्गीकरण पद्धति कैसी हो जाती है, अपने आप ही प्रमाणित हो जाती है। ठीक है, तीसरी बात, ये क्या करते हैं, जस्यु और कैंडोल के अनुसार मोनोकोट और डाइकोट शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि पादपों का जो वर्गीकरण है वो द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के आधार पर ही कर रहे हैं। किंतु बेंथम और हुकर द्विबीजपत्री को एकबीजपत्री से पहले रखते हैं, पहले द्विबीजपत्री रखते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म रखते हैं, फिर किसको रखते हैं, एकबीजपत्री को। लेकिन उस समय द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पादपों का जो वर्गीकरण था वो डीजस्यु और डीकेंडोल के बाद किसके द्वारा किया गया, बेंथम और हुकर के द्वारा, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये भी क्या है, प्रमाणिकता की बात है, यानी कि क्या है, बेंथम और हुकर की पद्धति का एक गुण है। इसके अलावा जितने भी हर्बेरिया या वो बनाए गए हैं, बॉटनिकल गार्डन बनाए गए हैं विश्व में, वो सभी किस पर आधारित हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर। जो भी इस पद्धति को क्या बनाते हैं, विश्वसनीय बनाते हैं, ऑथेंटिक बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने जिम्नोस्पर्म का क्या कर दिया, एक अलग ही विभाग बना दिया जो उस समय के वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ये क्या है, इसके कुछ गुण हैं, किसके, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है इसके अंदर, एक तो जिम्नोस्पर्म वाला और दूसरा जस्यु और डिकेंडोल। इस वर्गीकरण पद्धति पर बेंथम और हुकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इस वर्गीकरण पद्धति के गुण। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार मतलब बहुत बार आ चुका है। बेंथम और हुकर की प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए या फिर उसके गुण और दोषों को समझाइए। अब हम बात करते हैं बेंथम और हुकर की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के दोष। तो पहला दोष यह है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा है। जिम्नोस्पर्म को कहां रखा है, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के बीच में, जो संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म अलग है, तो इन्हें इनके बीच में रखना संभव नहीं है। तो एक प्रकार से गलत था। तो ये क्या थी, इनकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखना इनकी क्या थी, सबसे बड़ी कमी थी। तो ये पहला क्या है, इनका दोष है कि इनका बेंथम और हुकर का मान्य है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का दोष है इनमें। ठीक है, दूसरी बात, बेंथम और हुकर जिस प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली की बात कर रहे हैं, उस प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली मुख्य रूप से प्राकृतिक लक्षणों पर यह आधारित होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ कृत्रिम लक्षणों का भी प्रयोग किया अपनी वर्गीकरण प्रणाली में, और उस कृत्रिम लक्षणों के कारण जितनी समान लक्षणों वाली जातियां थी, वो समान लक्षणों वाली जातियां इन कृत्रिम लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से क्या हो गई, दूर हो गई। मतलब दो समान सदस्य हैं एक ही जाति के, लेकिन उन्हें अलग अलग जगह रखा गया। और जो असमान लक्षणों वाली जातियां थी या असमान लक्षण वाले सदस्य थे, उन्हें एक साथ रखा गया। तो ये भी क्या था, इसका एक दोष था। ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में प्राकृतिक लक्षणों का ही चयन किया गया, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी बनाए गए जो कैसे थे, कृत्रिम। और इन कृत्रिम लक्षणों के कारण ही कुछ समान सदस्यों को अलग अलग रखा गया, जबकि कुछ असमान जो सदस्य थे जिनमें असमान लक्षण थे, उन्हें क्या रखा गया, एक साथ रखा गया। तो ये भी क्या था, इसका एक दोष था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने अपनी वर्गीकरण प्रणाली में एक कृत्रिम समूह का भी क्या किया है, वर्गीकरण किया है, और उस कृत्रिम समूह को इन्होंने क्या कहा है, मोनोक्लेमाइडी। इसे इम्परफेक्ट समूह कहा जाता है। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण समूह कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी इस वर्गीकरण प्रणाली में एक अपूर्ण समूह का या कृत्रिम समूह का क्या किया है, वर्गीकरण किया है, जो अपने आप में क्या है, एक गलत बात है। तो ये भी इनका क्या है, एक दोष है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी वर्गीकरण प्रणालियां इनके द्वारा दी गई हैं, उन वर्गीकरण प्रणालियों में इन्होंने एकबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री का क्या किया है, वर्गीकरण किया है।
इन्होंने द्विबीजपत्री को पहले रखा है, उसके बाद किसको रखा है, एक बीजपत्री को। जबकि हम जानते हैं कि पहले कौन आएगा, जातिवृत्तीय वर्गीकरण के अनुसार पहले कौन आएगा, मोनोकोट आएंगे। मतलब पहले कौन आएगा, एक बीजपत्री, और फिर एक बीजपत्री के बाद कौन आएगा, द्विबीजपत्री। तो ये भी इनका क्या है, एक दोष है। तो ये थे वर्गीकरण पद्धति के दोष, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के। पहला, जिम्नोस्पर्म को रखा इन्होंने किस किस के बीच में, डाइकोट और मोनोकोट के बीच में, ये पहली कमी है। दूसरी, कृत्रिम लक्षणों को आधार बनाया, मुख्य रूप से प्राकृतिक ही थे लक्षण तो, लेकिन कुछ कृत्रिम लक्षणों को भी आधार बनाया, जैसे समान जातियां एक दूसरे से दूर हो गई और अलग अलग जातियों वाले जो सदस्य थे वो एक दूसरे के क्या आ गए, पास आ गए। इसके अलावा कृत्रिम समूह मोनोक्लाइमेडी का भी इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया, जो उस समय सही नहीं माना गया। इसके अलावा डाइकोट को पहले रखना चाहिए था वर्गीकरण में, जबकि इन्होंने मोनोकोट का पहले रखना चाहिए था वर्गीकरण में, जबकि इन्होंने किसको रखा, डाइकोट को पहले रखा। तो ये क्या थी इनकी कुछ कमियां। इन कमियों के आधार पर ही क्या किया गया, इस वर्गीकरण पद्धति को कुछ वैज्ञानिकों द्वारा नकारा गया, जिसके बाद आई थी आइक्लर के द्वारा दी गई जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं इनके, तो जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं, और जैसे ही फिर क्लासेस रेगुलरिटी में स्टार्ट होंगी वैसे ही आपको सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ऐसे नहीं कि जो हो चुके, जिनके वीडियोस कंप्लीट हो चुके, वो नोट्स नहीं करवाए जाएंगे, वो नोट्स भी सारे आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, चाहे टाइम कितना ही मिले, चाहे टाइम कितना ही ना मिले, चाहे सिचुएशन कैसी हो, आपके नोट्स पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। क्लियर दैट? तो ये थी आपकी आज प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, जो आइक्लर नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।